यूनिवर्सल सफरेज जो है वो आपने पहले भी पढ़ा होगा, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी कहते हैं इसको, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी इसको कहते हैं। तो वही कह रहे हैं, येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है कि कानून के आगे सब बराबर। पहली बात तो 1815 में क्या हुआ, फिर 1815 के बाद क्या हुआ, ठीक है। हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जिन्होंने मिल करके नेपोलियन को हराया, यानी सारे एक हुए थे नेपोलियन, तो सब बराबर। और आर्टिकल 21 हमको फ्रीडम देता है, आर्टिकल 19 हमको फ्रीडम देता है, 21 देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, कि हम अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। आर्टिकल 19। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आपका डिफेंस चाणक्य एकेडमी के चाणक्य स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट, यानी कि जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, 10th क्लास का जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, तो इसको हम एक पार में कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हमने इसको कुछ पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। पहला पार्ट आपके पास आ चुका है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरे पार्ट में। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उन चीज़ों को देखते हैं। तो आज की जो शुरुआत होगी वो होगी यहाँ से, क्योंकि इससे पहले जो चीज़ें थी वो हम पहले पार्ट में पढ़ चुके थे, यहाँ तक हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। और पहले पार्ट में हमने देखा कि भाई यूरोप में जो नेशनलिज्म है उसमें फ्रांस की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि फ्रांस में रिवॉल्यूशन आ चुका था, नेपोलियन था, बाद में नेपोलियन आया, नेपोलियन ने अपने आसपास के जो टेरिटरीज थी उनके ऊपर अटैक्स करने शुरू किए, ठीक है, जिसकी वजह से धीरे धीरे बाद में जो लोग आए, बाद में जो राजा महाराजा वहाँ पे थे, उन्होंने नेपोलियन के शासन को चैलेंज करना शुरू किया। और जब नेपोलियन अल्टीमेटली बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है, तो उसके बाद वापस से वहाँ पे जो राजा हैं उनका शासन शुरू होने लगता है, ठीक है। तो नेपोलियन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था नेशनलिज्म को ग्रो करने में। फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन था उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था यूरोप के अंदर नेशनलिज्म ग्रो करने में। आज हम थोड़ा और आगे चलते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म जो बना, यानी राष्ट्रवाद जो बना, उसके कुछ कारण थे। क्या कारण थे, क्या कहानियां थी, उन चीजों को आज हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं उसी तरीके से, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो है साइड में कुछ डेट्स दी हुई हैं, इन डेट्स को एक बार देख लेते हैं कि ये डेट्स किस चीज की हैं। ये जो आपके सामने साइड में जो ईयर्स दिए हुए हैं, इन ईयर्स को एक बार देख लेते हैं, सब इंपॉर्टेंट डेट्स। जैसे बात करें 1797 की, 1797 में नेपोलियन इन्वेड्स इटली। 1797 में नेपोलियन ने इटली पर अटैक किया। नेपोलियनिक वॉर्स बिगिन, जहां पे नेपोलियनिक जो वॉर्स थी वो स्टार्ट हो जाती हैं। नेपोलियनिक वॉर्स का मतलब है कि नेपोलियन ने फ्रांस के आसपास की जो टेरिटरीज थी वहां पर जब अटैक्स करने शुरू किए, तो उसकी जो लड़ाइयां हुई, उन लड़ाइयों को कहा जाता है नेपोलियनिक वॉर्स, जिसमें उसका रशिया के ऊपर जो इन्वेजन था वो भी शामिल है, जिसमें उसकी बैटल ऑफ वाटरलू भी शामिल है, जो लास्ट बैटल हार जाता है, ठीक है। तो 1797 में नेपोलियन ने इटली पे अटैक किया था, इन्वेड किया। 1814-15 में फॉल ऑफ नेपोलियन, 1815 में नेपोलियन का फॉल हो जाता है, नेपोलियन हार जाता है बैटल ऑफ वाटरलू और उसको देश निकाला कर दिया जाता है। द वियना पीस सेटलमेंट, और वियना पीस सेटलमेंट होती है। अब ये क्या है वियना पीस सेटलमेंट, अभी आगे आएगी, इसको हम समझेंगे। 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस, यानी ग्रीस में जो लोग थे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी, जैसे हमने भी आज़ादी की लड़ाई करी थी, किससे, अंग्रेजों से। उसी तरीके से ग्रीक स्ट्रगल जो है वो भी इंडिपेंडेंस के लिए शुरू हो जाता है। 1848 में रिवॉल्यूशंस इन यूरोप, यानी कि 1848 में यूरोप में कई जगह रिवॉल्यूशन होते हैं, यानी उसी तरीके से जैसे फ्रांस में हुए थे, जिसको हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं, यानी उसी तरीके से 1848 में यूरोप में कई जगह रिवॉल्यूशन होते हैं, जिसमें आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप्स, यानी कि जिसमें जो कारीगर लोग हैं, जो इंडस्ट्री में मजदूर हैं, जो किसान हैं, वो लोग रिवोल्ट करते हैं किसके खिलाफ, अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप्स, जो आर्थिक संकट है, जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं। मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी जो मिडिल क्लास है, जो थोड़ा बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिए हैं, उनको मिडिल क्लास कहा गया। तो मिडिल क्लास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि हमको एक संविधान चाहिए। एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, और हमको एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए। जैसे हमारे देश में संविधान है, जैसे हमारे देश में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, वो चीजें वहां पे लोग मांगना शुरू कर देते हैं 1848 में।
इटालियंस, जर्मन्स, magyर्स, पोल्स, चेक्स एटसेट्रा डिमांड नेशन स्टेट्स। यानी ये जो लोग थे, ये लोग जैसे एक तरीके से लैंग्वेज के बिहाफ पर इन लोगों को ऐसे डिवाइड किया गया था कि जो लोग जर्मन भाषा बोलते हैं वो जर्मन्स हैं, जो इटालियन भाषा बोलते हैं वो इटालियन हैं, जो चेक की भाषा बोलते हैं वो चेक्स हैं। उस तरीके से लैंग्वेज के बिहाफ पर, एथनिसिटी के बिहाफ पर इनको ऐसे डिवाइड किया गया था। और ये लोग अपने लिए एक नेशन स्टेट की डिमांड कर रहे थे। नेशन स्टेट का मतलब होता है कि हमारा खुद का एक देश, हमारा खुद का एक राष्ट्र। क्योंकि इससे पहले वहां पर राजा महाराजा थे, बहुत सारे राजा महाराजा थे, कम से कम 300 के आसपास वहां पे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो कोई नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो ये लोग अपने अपने लिए एक नेशन की डिमांड करना शुरू करते हैं। 1859 से लेकर के 1870 के बीच में यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है। यानी कि जो इटली कई सारे राजा महाराजों में डिवाइडेड था, कुछ हिस्सा इटली का किसी के पास है, कुछ हिस्सा कहीं और राजा के पास है, एक हिस्सा किसी और राजा के पास है। तो 1859 से लेकर के 1870 के बीच में यानी 11 सालों में होता है इटली का यूनिफिकेशन, यानी इटली को एक कर दिया जाता है, इटली एक हो जाता है, यानी इटली एक नेशन बन जाता है। उसी तरीके से 1866 से 1871 तक, 1871 तक होता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण, यानी जर्मनी को एक किया जाता है। जर्मनी को एक कैसे किया जाता है, किसने किया, ये कहानी आगे आएगी, जिसमें आपको एक नाम बहुत फेमस सुनने को मिलेगा, ऑटो वन बिस्मार्क। जिसको बिस्मार्क कौन है, जिसने जर्मनी को एक किया था, जर्मनी को इकट्ठा किया था। ठीक है, जहां जहां जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे उनको एक कर दिया। जैसे भारत में सरदार पटेल ने भारत को एक किया आजादी के बाद, तो इसीलिए सरदार पटेल को कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। 1905 में क्या हुआ, स्लाव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर्स। जो ऑटोमन एम्पायर था, जिसमें आपका मेन टर्की आता है, जो टर्की आज का जो देश है जिसको तुर्की भी कहते हैं अब, तो तुर्की जो देश है वहां पर पहले ऑटोमन एम्पायर था, यानी कि तुर्की से भी बड़ा था। ऐसा नहीं केवल तुर्की में था, तुर्की से भी बड़े एरिया में ऑटोमन एम्पायर फैला हुआ था। तो वहां पे जो स्लाव लोग थे उन्होंने भी नेशनलिज्म की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो ये कुछ डेट्स थे, इनको हमने देख लिया एक बार, थोड़ा सा हमें ओवरव्यू मिल गया कि क्या क्या चीजें अभी हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाली हैं। शुरू करें यहां से। तो इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यानी कि अगर आप मिड 18th सेंचुरी के यूरोप के मैप को देखते हो, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि पहले कोई देश वगैरह नहीं थे, अगर आप मिड 18th सेंचुरी के यूरोप को देखते हो तो यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। तो आपको ये समझ में आएगा कि उस समय कोई नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था जैसे कि आज है। आज आप यूरोप का मैप देखोगे तो आपको फ्रांस अलग नजर आएगा, आपको जर्मनी अलग नजर आएगा, आपको पोलैंड अलग नजर आएगा, आपको ऑस्ट्रिया अलग नजर आएगा। पहले नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले किंगडम्स थे। ठीक है, What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms। जो मैं भी आपको बोल रहा था कि जो आज हमें जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ये सब पता है, ये सब पहले किंगडम्स में डिवाइडेड थे, डचीज में डिवाइडेड थे। डचीज का मतलब होता है ड्यूक्स। जैसे इंग्लैंड में आपने बहुत सारे ड्यूक्स का नाम सुना होगा कि जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा किंगडम है, उस बहुत बड़े किंगडम में एक तो भाई किंग होगा, एक एम्परर होगा, लेकिन छोटे छोटे जो एरियाज हैं वहां पे एक ड्यूक को बिठाया जाता है। तो ड्यूक भी एक तरीके का राजा है, वो अपने एरिया का राजा है। तो ड्यूक जहां राज करता है उसको कहते हैं डचीज। तो डचीज हैं, कैंटन्स हैं, हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, जहां के राजाओं के पास एक ऑटोनोमस टेरिटरी है, यानी कि जहां पे वो अपने हिसाब से रूल कर सकते हैं। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था वहां पे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज होती हैं जहां पे तानाशाही होती है, यानी मोनार्की तो हर जगह है लेकिन वहां पे तानाशाही है। ठीक है, राजा जो है बिल्कुल अपनी चलाता है, किसी की नहीं सुनता। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स, और उस टेरिटरी में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, डाइवर्स लोग रहते हैं, यानी उसमें फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग भी हैं, उसमें जर्मन भाषा बोलने वाले लोग भी हैं, उसमें इटालियन भाषा बोलने वाले लोग भी हैं। तो अलग अलग भाषा के जो लोग हैं वो एक ही टेरिटरी में, एक ही किंगडम में रहते हैं। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture। उन लोगों को अपना एक collective identity, एक उनका common culture नजर नहीं आता है। Often they even spoke different languages, यहाँ तक कि वो अलग अलग languages भी बोलते हैं, and belong to different ethnic groups, और वो अलग अलग ethnic groups से हैं। ethnic group का मतलब होता है जैसे भारत के जो लोग हैं उनकी चेहरे की बनावट, उनका शरीर का आकार आपको अलग नजर आएगा,
अफ्रीका के जो लोग हैं वहाँ की चेहरों की बनावट, शरीर का आकार अलग नजर आएगा। तो ये अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं। यूरोप में अलग है, अमेरिका में कुछ अलग नजर आएगा, ऑस्ट्रेलिया में कुछ अलग तरीके के लोग नजर आएंगे आपको। तो जहाँ पे लोग रहते हैं उस ज्योग्राफी के हिसाब से उनके शरीर जो है वो ढल जाता है, उसी को उनकी एथनिसिटी कहा जाता है। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज ए पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया है कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर है, तो इसको हाईलाइट कर लेना, ये लाइन हाईलाइट करने वाली है। क्या लाइन है कि हैब्सबर्ग एम्पायर, अब ये हैब्सबर्ग एम्पायर कहां पर था, किस एरिया में था? तो हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी वाले एरिया में रूल किया करता था, जहां पे आज ऑस्ट्रिया कंट्री है, हंगरी कंट्री है, ठीक है, उस एरिया में रूल करता था हैब्सबर्ग एम्पायर। एग्जाम्पल के लिए वॉज ए पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स, यानी कि ये जो एम्पायर था इसमें अलग अलग तरीके के रीजन्स थे, इसमें अलग अलग तरीके के लोग थे। पैचवर्क था, पैचवर्क का मतलब होता है कि जोड़ जोड़ के कुछ बना देना, ठीक है, चीजों को जोड़ जोड़ के कुछ बना देना, इसको क्या लेते हैं, पैचवर्क। तो जो हैब्सबर्ग एम्पायर है वो अलग अलग रीजन्स, अलग अलग लोगों का मिला करके बनाया गया था। इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स, इसमें जो एल्पाइन रीजन थे वो भी इंक्लूडेड थे। एल्पाइन होते हैं जो पहाड़ी इलाके हैं, जो एल्प्स माउंटेन रेंज है उसके जो इलाके हैं उनको एल्पाइन रीजन्स कहा जाता है, जैसे द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेटनलैंड। उसके अलावा एज वेल एज बोहेमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग, यानी जो बोहेमिया का इलाका है वो भी था जहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जो थोड़े से हायर क्लास के लोग होते हैं उनको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो जो हायर क्लास के लोग हैं वो जर्मन स्पीकिंग है, यानी वो जर्मन बोलते हैं। यानी कि हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर, जो हैब्सबर्ग एम्पायर है ऑस्ट्रिया हंगरी में, उसके अंदर अलग अलग रीजन के अलग अलग एथनिसिटी के लोग आपको मिलेंगे। ये एग्जांपल के लिए बताया गया। उसी एम्पायर में इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, यानी कि हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर ही आपको इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी मिलेंगे जहां पे इटालियन बोली जाती है, जैसे कि लोम्बार्डी है, जैसे कि वेनेशिया है। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक माग्यार, यानी हंगरी में आधी जो पॉपुलेशन है वो माग्यार बोलती है, माग्यार भाषा बोलती है। वाइल द अदर हाफ स्पोक ए वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, और जो दूसरे हाफ लोग हैं यानी कि जो आधे लोग हैं वो कई अलग अलग तरह की बोलियां बोलते हैं। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, जो गैलिशिया का इलाका है वहां पे जो हायर क्लास के लोग हैं वो पॉलिश बोलते हैं, जो पोलैंड की भाषा है। बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, यानी जो तीन बड़े बड़े जो ग्रुप्स अभी आपको बताए, जैसे जर्मन स्पीकिंग है, इटालियन स्पीकिंग है, ये पॉलिश स्पीकिंग है, इनके अलावा देर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल्स, वहां पे किसान जो कम्युनिटी है वो भी लोग रहते हैं, जैसे बोहेमियंस, स्लोवाक्स टू द नॉर्थ में बोहेमियंस और स्लोवाक्स, स्लोवेंसेस इन कैरिनियोला, जो कैरिनोला वाली जगह है वहां पे स्लोवेंस हैं, क्रोट्स टू द साउथ में क्रोट्स हैं, जिससे बाद में कंट्री बनी क्रोएशिया, एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसल्वेनिया, और जो ट्रांसल्वेनिया का जो ईस्ट का इलाका है वहां पे रोमन्स। अब ये जो रोमन्स है इससे बना बाद में रोमानिया। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रोमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब जब आप समझो इतने अलग अलग एथनिसिटी के, इतने अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जब एक जगह पे रहेंगे तो उनके अंदर एक नेशनल यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा। तो यूरोप में बाद में जो कंट्रीज बनी, जो नेशन स्टेट बने, वो नेशन के वो लैंग्वेज के हिसाब से बने, कि जो एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनका एक देश बन गया, जो बाकी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनका अलग देश बन गया, इस तरीके से। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर। अब ये लोग सारे अलग अलग तरह के जो लोग हैं ये एक ही राज्य के अंदर रह रहे हैं, तो इनके ऊपर एक तरीके से फोर्सफुली इनको बनाया गया है, इनको फोर्सफुली एक राज्य के अंदर रखा गया है, एक किंगडम के अंदर रखा गया है, कि भाई ये सारे के सारे केवल एक राजा के प्रति वफादार हैं, इसीलिए ये एक किंगडम के पार्ट है। अदरवाइज इनमें कोई भी कॉमनैलिटी नहीं है, इनमें एक भी समान चीज नहीं है, सबकी लैंग्वेज अलग है, सबका खाना पीना अलग है, सारी हर चीजें अलग है, एथनिसिटी अलग है, ठीक है, ये कारण है। तो हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। तो जब इतनी ज्यादा डिफरेंसेस थे यूरोप में, एक एक एम्पायर में इतने ज्यादा जब डिफरेंसेस थे, तो ये नेशनलिज्म आया कहां से, नेशनलिज्म का आइडिया कहां से आया, ये नेशन स्टेट बनने का जो आइडिया है ये आया कहां से। तो पहला जो कारण है वो है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, यानी जो एक एरिस्टोक्रेसी क्रिएट हुई, एक नई मिडिल क्लास क्रिएट हुई, क्योंकि धीरे धीरे यूरोप में जो है इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई। पहले शुरुआत तो खैर इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में जो शुरुआत हो गई थी वो 18वीं सेंचुरी में हो गई थी, लेकिन
यूरोप में जो है थोड़ा सा 19th सेंचुरी आते आते जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो शुरू हुआ, तो लोगों ने कमाना शुरू किया। जब लोगों ने कमाना शुरू किया तो उनके हाथ में कुछ पैसे आने शुरू हुए, उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड थे वो बेटर होने शुरू हुए, तो एक नई मिडिल क्लास जनरेट हुई। अब वो जो नई मिडिल क्लास थी वो अपने लिए एक अच्छी लाइफ चाहती थी, तो उसने डिमांड्स करना शुरू किया, राजाओं से डिमांड करना शुरू किया। तो सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। यानी सोशली बात करो चाहे पॉलिटिकली बात करो, एक जो एरिस्टोक्रेसी थी यानी कि जो हायर क्लास के लोग थे, इनके पास एक डोमिनेंस थी, इनके पास एक पावर थी यूरोप के अंदर। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। यानी इस क्लास के जो लोग थे, क्लास का मतलब इस ग्रुप के जो लोग थे वो यूनाइटेड थे, वो एक थे, क्योंकि उनका जो मोटिव था वो सबका सेम था कि भाई जो मोनार्की है वो रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो हायर क्लास के लोग हैं ये चाहते थे कि मोनार्की रहनी चाहिए, ये रहेगी तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बने रहेंगे। दे ऑन स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। अब एरिस्टोक्रेसी में जो लोग थे उनके पास पावर थी, उनके पास अपने अपने एस्टेट्स थे, यानी भाई किसी को एक एरिया मिला हुआ है, किसी को एक एरिया मिला हुआ है, कोई एक एरिया में रूल कर रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज, जो टाउन हाउसेज है वो भी मिले हुए हैं। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। तो वो हाई सोसाइटी में किस भाषा का यूज करते हैं? फ्रेंच भाषा का यूज करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि जो एरिस्टोक्रेसी थी यूरोप में वो आपस में बातचीत करने के लिए किस भाषा का यूज करते थे? फ्रेंच भाषा का यूज करते थे। तो फ्रेंच भाषा जो है वो एक एरिस्टोक्रेसी वाली लैंग्वेज थी, यानी हायर क्लास वाली लैंग्वेज थी। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। उनकी सबकी फैमिलीज आपस में कनेक्टेड थी शादियों के द्वारा। भाई उन्होंने आपस में इतनी शादियां वगैरह कर रखी थी कि उनका आपस में भी कनेक्शन था सबका, तो सब इसलिए भी यूनाइट रहते थे क्योंकि सब एक फैमिली का पार्ट थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। लेकिन इस संख्या में ज्यादा नहीं थे। जो एरिस्टोक्रेसी थी वो संख्या में ज्यादा नहीं थी, कुछ फैमिलीज थी, कुछ लोग थे जो जिनके पास इतनी ज्यादा पावर थी, लेकिन संख्या में ज्यादा नहीं थे। संख्या में तो ज्यादा कौन लोग हैं? जो मजदूर लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो ज्यादा है संख्या में, तो इस संख्या में कम थे। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पेजेंट्री। यानी कि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी यूरोप में वो किससे बनी हुई थी? पेजेंट्री से, किसानों से, मजदूरों से। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। यानी कि अगर हम वेस्ट की बात करें, जब हम इंग्लैंड की तरफ जाते हैं यूरोप में, तो वेस्ट वाला आपको पार्ट मिलेगा। जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड की तरफ आप जाओगे तो वो वेस्ट वाला पार्ट है। तो टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स। यानी कि वेस्ट में जो ज्यादातर जमीन थी वहां पे टेनेंट्स जो हैं वो किसानी करते थे। टेनेंट्स मतलब होता है एक तरीके से जो किराए के किसान होते हैं, यानी उनकी खुद की जमीन नहीं है, वो केवल किराए पे वहां पे खेती करते हैं। तो ज्यादातर जो जमीन थी वेस्ट वाले इलाके में, वहां पे टेनेंट्स यानी कि किराए के जो मजदूर हैं वो वहां पे खेती करते थे, एंड स्मॉल ओनर्स, और छोटे मोटे ओनर्स थे। While in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serf. लेकिन ईस्टर्न वाले और सेंट्रल वाले यूरोप वाला जो पार्ट है वहां पे जो है बड़े बड़े खेत थे, बड़े बड़े लैंड होल्डिंग थी। ठीक है, बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग थी, वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट्स, यानी कि बड़े स्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ, जहां पे एक सर्फ होता था और वो उस पूरे बड़े लैंड को रूल करता था, उस बड़े पूरे लैंड पर खेती करता था। अब वो जो सर्फ है वो अपने अंडर में कई सारे मजदूर रखता था, तो यहां पे एक सिस्टम बनता है सर्फडम सिस्टम। सर्फडम सिस्टम जिसमें उन मजदूरों से कई बार जबरदस्ती काम करवाया जाता था, उन मजदूरों को कई बार सैलरी नहीं दी जाती थी, उनसे कई बार जो बॉन्डेड लेबर है वो करवाया जाता था कि एक बार उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जबरदस्ती उनसे खेती करवाई जा रही है। ये चीज भारत में भी बाद में कई बार आई जब अंग्रेजों का शासन आया। आगे चलें तो इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। बहुत लंबी लाइन है, इसको दोबारा देखते हैं। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, यानी कि यूरोप के वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो ग्रोथ हुआ, एंड ट्रेड और व्यापार का जो ग्रोथ हुआ, मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, उससे टाउन्स भी ग्रो हुए। यानी कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, यानी कि जो इंडस्ट्रीज आई उनमें जो ग्रोथ हुआ, उसकी वजह से वहां पे टाउन्स भी ग्रो हुए, कस्बे शहर ये भी ग्रो हुए। एंड द इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस,
और एक कमर्शियल क्लास बनी। कमर्शियल क्लास का मतलब होता है व्यापारिक क्लास, यानी कि जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वेस्टर्न यूरोप में, सेंट्रल यूरोप में, तो इंडस्ट्रीज बनी। उन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए कई बार मजदूर आए, काम करने वाले लोग आए, तो उन लोगों का एक क्लास बना, उन लोगों का एक ग्रुप बना, हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द फॉर द मार्केट, जिनका एग्जिस्टेंस उस मार्केट के लिए प्रोडक्शन करने के लिए आया। मतलब क्या इस पूरी लाइन का कि भाई वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट जो है यूरोप का, वहां पे इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कि वहां पे काम करने के लिए मजदूर आए, उन मजदूरों का एक ग्रुप बना जो वहां की टाउन्स के लिए, वहां की मार्केट के लिए जरूरी था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले ही आ चुका था। इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बन चुकी थी सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में, यानी अगर हम वैसे सोचें तो 1750 से 1800 के बीच में। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन यूरोप के अंदर आते आते, यानी फ्रांस में, जर्मनी में आते आते इंडस्ट्रियलाइजेशन को 19th सेंचुरी तक का समय लग गया। यानी फ्रांस में, जर्मनी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो थोड़ी सी लेट आई, पहले इंग्लैंड में आ चुकी थी। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इन टू बीइंग। अब इसकी वजह से फिर से वही एक नया सोशल ग्रुप आया। अब वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आई, यानी कि काम करने वाली जो पॉपुलेशन है वो आई। एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी जिन्होंने व्यापार करना शुरू किया, जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगानी शुरू करी, उनकी भी एक ग्रुप बन गया, उनका भी एक ग्रुप बन गया, और वो कहलाया मिडिल क्लास, क्योंकि उन पर थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हुआ। बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, इनका जो ग्रुप बना, ये बना मिडिल क्लास ग्रुप, यानी लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ, उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो बेटर होनी शुरू हुई। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इन लोगों की जो संख्या थी वो शुरुआत में थोड़ी कम थी। ठीक है, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, वेस्ट में तो थोड़े ज्यादा हो चुके थे, लेकिन ईस्टर्न यूरोप में इनकी संख्या थोड़ी कम थी। एक मिनट। इनकी संख्या थोड़ी सी कम थी। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी। यानी कि ये जो एजुकेटेड और जो लिबरल मिडिल क्लास ग्रो हुई, ये जो एक एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लास बनी कि भाई पढ़े लिखे लोग थे, एक मिडिल क्लास थी जो ये पैसा कमा रहे थे, तो इन लोगों ने क्या आइडिया फैलाना शुरू किया। इन लोगों के क्या आइडियाज थे कि भाई एक नेशनल यूनिटी होनी चाहिए हमारे अंदर एक देश में हम जो लोग काम कर रहे हैं, हम अपने देश को बना रहे हैं, हमारे अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए। और ये जो एरिस्टोक्रेसी है, इनको जो फालतू के प्रिविलेजेस मिलते हैं कि भाई एक ही फैमिली में से जो है एरिस्टोक्रेसी जो है चली आ रही है कि पहले वो उसका जो पिता था वो उस एरिया को संभालता था, अब उसका जो बेटा है वो उस एरिया को संभालता है। तो ये जो एरिस्टोक्रेसी चली आ रही है, इनको जो बेवजह के प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, ये खत्म होने चाहिए, एबॉलिश होने चाहिए। तो इनके जो आइडियाज थे पॉपुलर होने शुरू हो गए। ठीक है, तो 100 बातों की एक बात, मेन बात यह है कि यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अगर हम इस पूरे हेडिंग का अगर हम समरी निकालें, क्योंकि कई सारे कारण थे नेशनलिज्म आने के, तो पहला कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि यूरोप के अंदर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। ठीक है, सेंट्रल यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में थोड़ा सा सेंट्रल और वेस्टर्न में ज्यादा था, ईस्टर्न में थोड़ा कम था इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इसकी वजह से कई इंडस्ट्रीज बनी, इकोनॉमी बड़ी हुई, लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, लोगों ने इंडस्ट्रीज लगानी शुरू कर दी, लोगों ने मजदूरी करनी शुरू कर दी, तो लोगों के पास पैसा आने लगा, तो एक नई क्लास जनरेट हुई। और वो क्लास एरिस्टोक्रेसी का जो प्रिविलेजेस थे एरिस्टोक्रेसी के, उसको अबॉलिश करने का आइडिया उन्होंने फेमस किया और अपने अंदर एक नेशनल यूनिटी लाने की कोशिश करी, जो आइडियाज बहुत ज्यादा यूरोप में फैल गए। और इसी की वजह से एक कारण यह था कि यूरोप के अंदर राज्य, यानी कि एक राष्ट्र मांगने की जो डिमांड थी, नेशन मांगने की जो डिमांड थी, वो बढ़नी शुरू हो गई। तो पहला कारण तो इंडस्ट्रियलाइजेशन था। दूसरा कारण क्या है? व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? एक चीज समझ लेते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है। यानी आपको पहले तो रीजन समझ में आ गया कि यूरोप में नेशनलिज्म क्यों आया, आने का कारण क्या था, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सबसे बड़ा कारण था। अब आपको समझना है कि ये लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, ये लिबरल नेशनलिज्म क्या है। तो आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म।
यानी कि जैसे जैसे यूरोप में नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था वो पॉपुलर हो रहा था, वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। साथ में लिबरलिज्म का आइडिया भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। अब ये लिबरलिज्म होता क्या है? देखो, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पहले समझाने की कोशिश करता हूं, फिर इसमें से हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूं, 1 मिनट। हेलो, जय मैम। कंबाइन, हाँ ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको लिबरलिज्म समझाना चाहता हूं। लिबरलिज्म क्या है? देखो, एक तो चीज होती है बहुत ज्यादा कट्टर होना, इसको बोलते हैं रेडिकलिज्म, रेडिकलाइज करना, किसी को कट्टरवाद फैलाना। तो जो रेडिकलिज्म होता है, कट्टरवाद होता है, उसमें आप एक सोच को लेकर के ना बहुत ज्यादा कट्टर होते हो, जिसमें आपकी जो फर्मनेस है बहुत ज्यादा होती है कि भाई ये मेरी सोच है, इसको लेकर के मैं बहुत ज्यादा फर्म हूं, मैं इससे जरा सा भी इधर उधर नहीं हो सकता। लिबरलिज्म का मतलब होता है आप थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हो, आपका नेचर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। यानी आप बहुत सारी चीजों, आपके सामने अगर कोई एक इंसिडेंट होता है तो आप उसको अलग अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते हो कि क्या पता इसमें कुछ अच्छाई भी हो। इसको बोलते हैं लिबरलिज्म। लेकिन यहां जो लिबरलिज्म की बात हो रही है, ये एक देश के तौर पर हो रही है, इकोनॉमी के तौर पर हो रही है, कि जिसमें आप लोगों को छूट देते हो, जिसमें आप लोगों को फ्रीडम देते हो कि भाई जिसको जो चीज करनी है, जिसको जो चीज आती है वो चीज करे। मेरी तरफ से उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मेरी तरफ से उसको कोई ऑर्डर नहीं है। मैं आप लोगों को ये एक तरीके से छूट दे रहा हूं, या आपको फ्रीडम दे रहा हूं कि आपको जो आता है वो आप करो। तो इसको बोलते हैं लिबरलिज्म, कि मैं लिबरल हूं, मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूं, मैं आपको स्पेस दे रहा हूं, तो उसका मतलब है कि मैं लिबरल हूं। अब आप यहां से एक बार समझो, आपको समझ में आएगा। तो आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यानी कि जो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया यूरोप में फैल रहा था, उसके साथ में लिबरलिज्म का जो आइडिया था वो भी फैलना शुरू हुआ। तो द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लाइबर। ये जो लिबरलिज्म जो वर्ड है, ये बना है एक लैटिन भाषा के शब्द से लाइबर। लाइबर का मतलब, या लिबर का मतलब होता है, इसको लाइबर ही पढ़ेंगे वैसे, लाइबर का मतलब होता है फ्री। जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको इतनी फ्रीडम दे रहा हूं, आजादी दे रहा हूं कुछ सोचने की, कुछ करने की, जो आपका इच्छा है, जो आपका मन है वो आप कर सकते हो। तो जो लिबरलिज्म है ये बना है लाइबर से, और लाइबर का मतलब होता है फ्री, स्वतंत्र। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम। तो जो नई मिडिल क्लास थी उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम, आजादी। किस चीज के लिए? फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। यानी हर एक व्यक्ति के लिए, और इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और कानून के आगे सभी लोग बराबर हैं। तो जैसे हमारे संविधान में है, हमारे संविधान में हमें आजादी दी गई है, हमारे संविधान में हम सभी को इक्वालिटी दी गई है कि कानून के आगे सब बराबर हैं। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के आगे हम सब बराबर हैं। और आर्टिकल 21 हमको फ्रीडम देता है, आर्टिकल 19 हमको फ्रीडम देता है, 21 देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, कि हम अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। आर्टिकल 19 कहता है कि आपके पास फ्रीडम है, 6 तरह की आपके पास फ्रीडम है। कहीं भी घूमने की फ्रीडम है, कहीं पे कुछ भी बोलने की फ्रीडम है, कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो करने की फ्रीडम है। तो ये सारी चीजें हमारे संविधान में भी हैं। तो जो उस समय जो यूरोप में लोग थे, वो नेशनल यूनिटी के साथ में आइडियोलॉजी जो है लिबरलिज्म की, उसको भी स्प्रेड कर रहे थे। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। और वहां जो नई मिडिल क्लास बन रही थी, उनके लिए फ्रीडम का मतलब था आजादी, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था आजादी, हर एक व्यक्ति की आजादी, और कानून के आगे सब लोग बराबर हैं। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो इसका मतलब था लिबरलिज्म का द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि ऐसी सरकार बननी चाहिए जिसमें सभी लोगों का कंसेंट हो। कंसेंट का मतलब होता है कि इसमें सभी लोगों का एक राय हो, उसके अंदर परमिशन हो। कंसेंट मतलब एक तरीके से परमिशन,
जैसे मान लीजिए कि देश में कोई सरकार बनती है तो उस देश की सरकार बनाने में लोगों का कंसेंट हो, लोगों की परमिशन हो। जैसे हमारे देश में सरकार बनती है तो लोगों की परमिशन से, लोगों के वोट से ही तो बनती है, अपने आप थोड़ी बन जाएगी। तो इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी की ही बात कर रहे हैं कि ऐसी सरकार बने जिसमें सभी का कंसेंट हो। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, यानी कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तो लिबरलिज्म जो है उसका मतलब समझ में आया कि भाई एरिस्टोक्रेसी को खत्म कर दिया जाता है लिबरलिज्म में, यानी जो हायर क्लास के लोग हैं वो एंड हो जाते हैं। क्लेरिकल प्रिविलेजेस जो हैं, यानी कि जो धर्म के नाम पे जो प्रिविलेजेस मिलते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक संविधान बनता है, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के थ्रू एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनती है। आप ये सारी चीजें अपने देश में भी देख सकते हो। 19th century liberals also stress the inviolability of private property। और 19th century में जो लिबरल्स थे, जिनकी सोच ऐसी थी, लिबरलिज्म वाली जिनकी सोच थी, उन लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी इनवायलेबिलिटी बताया कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उल्टा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, भाई हर एक इंसान जो है वो कुछ अगर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है तो वो कर सकता है। सारी चीजें जो हैं वो राजा के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के बात ये है कि भाई राजा के कंट्रोल से हमारे राज्य को निकालो और लोगों के हाथ में दो, कि लोग जो हैं उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी लेने का हक हो, उनको सरकार बनाने का हक हो, उनके पास हर चीज़ की आज़ादी हो। तो ये चीज़ वो चाह रहे थे। कुल मिला के एक मॉडर्न तरीके का जो कंट्री है, जैसे भारत है, जैसे अभी अमेरिका है, जैसे कोई भी देश है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, वैसा देश ये चाह रहे थे। तो लिबरल नेशनलिज्म का मतलब ये है। तो येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, कि कानून के आगे सब लोग बराबर हैं, इसका मतलब जरूरी ये नहीं कि भाई सभी के लिए यूनिवर्सल सफरेज जो है वो ला दिया जाए। अब ये यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है समझ लो इसको एक बार, मैं अलग से बता देता हूं। यूनिवर्सल सफरेज क्या है? यूनिवर्सल सफरेज जो है वो आपने पहले भी पढ़ा होगा। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी कहते हैं इसको, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी इसको कहा जाता है। इसका क्या मतलब होता है समझ लो एक बार। जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और फ्रेंचाइज की जगह पे ही एक और वर्ड यूज होता है सफरेज। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, यानी दोनों का मतलब सेम है। यूनिवर्सल मतलब होता है एक तरीके से, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो सार्वभौमिक, एडल्ट मतलब वयस्क, और फ्रेंचाइज मतलब होता है मताधिकार। तो इसको अगर हम समझें तो यूनिवर्सल मतलब होता है सबके लिए। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए। सबके लिए का मतलब है उसमें कोई जेंडर हो, उसमें कोई कास्ट हो, कोई रिलीजन हो, कोई कलर हो, कलर को रेस भी लिख देते हैं, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग। ठीक है, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे किसी कास्ट का हो, चाहे किसी रिलीजन का हो, चाहे कोई किसी कलर का हो, सबके लिए अडल्ट होना चाहिए। अडल्ट मतलब अलग अलग देश में अडल्ट की डेफिनेशन अलग है। जैसे अगर हम भारत में पहले की बात करें तो पहले भारत में 21 साल से बड़े इंसान को अडल्ट कहा जाता था, उसको बाद में घटा के 18 कर दिया गया। अभी भारत में 18 साल का जो इंसान है, 18 साल प्लस का जो इंसान है, उसको अडल्ट माना जाता है। और फ्रेंचाइज मतलब होता है राइट टू वोट, कि भाई आपके पास राइट टू वोट है, राइट टू वोट। तो तीनों वर्ड्स को अगर आप एक कर दो तो तीनों का मतलब क्या है कि हर एक इंसान, सभी इंसान जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, जो अडल्ट हैं, उनके पास वोट देने का राइट है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अगर आप इसमें से अडल्ट हटा दो तो यूनिवर्सल सफरेज या यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब क्या हो जाएगा कि हर एक व्यक्ति के पास वोट देने का राइट है। यही हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है कि कानून के आगे सब बराबर हैं, डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। इसका मतलब जरूरी ये नहीं है कि सबको वोट देने का राइट मिल जाएगा। यानी यूरोप में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे यूनिवर्सल सफरेज जो है आजादी के या देश बनने के बहुत सालों बाद जाके मिला। कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे।
इंग्लैंड बहुत पुराना देश है, लेकिन सभी को वोट देने का राइट जाकर मिला है 1928 में। अमेरिका सोचो कितना पुराना देश है, कब का एक देश बन चुका था। हम तो 1947 में आजाद हुए ना, अमेरिका तो बहुत पहले हो चुका था, 18th सेंचुरी में। लेकिन वहां पे भी वोट देने का राइट सबको कब मिला? 1965 में जाकर के, हमसे भी बाद में। तो ये जो देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, ये देश तो बन गए, यानी आजाद भी हो गए मोनार्की से, देश भी बन गए, लेकिन इनके यहाँ पे जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है वो हमसे भी कई सालों बाद जाकर के बहुत सारे देशों में आया। क्योंकि कहीं पे महिलाओं को वोट देने का राइट नहीं दिया गया था पहले, कहीं पे किसी एक रिलीजन को वोट देने का राइट नहीं दिया गया था, इस तरीके से। यहां तक कि अमेरिका में तो जो ब्लैक लोग थे उनके पास वोट देने का राइट नहीं था। तो 1965 में जाकर के उनको ब्लैक लोगों को भी वोट देने का राइट मिला। तो you will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. जैसे इन्होंने फ्रांस का एग्जांपल दिया है कि जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद, क्योंकि पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था पहली बार फ्रांस में, तो फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन हुआ वहां पे भी जो राइट टू वोट है वो केवल प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को दिया गया, वुमेन को भी नहीं। प्रॉपर्टी ओनिंग मैन यानी कि केवल आदमी, औरतें तो पूरी हटा ही दी साइड में कि औरत तो वोट देंगी ही नहीं, केवल आदमी। अब आदमी भी कौन से? आदमी भी केवल वो जिनके पास प्रॉपर्टी है, यानी जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। फ्रांस की बात हो रही है कि फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ, जो पहला ऐसा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था, वहां पर भी राइट टू वोट केवल प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को ही दिया गया। यहां साइड में सफरेज का मतलब दिया भी है, द राइट टू वोट। मैन विदाउट प्रॉपर्टी यानी वो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल अडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। बस एक छोटा सा समय आया था जैकोबिन्स के समय पर, एक जैकोबिन क्लब है जो फ्रांस में बनाया गया था, ठीक है, रिवॉल्यूशन के समय पर। तो केवल जैकोबिन्स के समय पर कुछ ऐसा टाइम आया था जहां पे सभी मेंस को, सभी आदमियों को वोट देने का राइट दिया गया। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject to the authority of fathers and husbands. और जब बाद में नेपोलियन आया, पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, बीच में फिर कुछ संघर्ष हुआ, फिर नेपोलियन आया। तो जब नेपोलियन ने अपना कुछ कानून लागू किया, नेपोलियनिक कोड वहां पे लागू किया, तो वापस से वो दोबारा पीछे चले गए और फिर से जो है महिलाओं को वोट देने का जो राइट था थोड़ा बहुत, वो भी खत्म कर दिया। यानी महिलाओं को वोट देने का राइट बिल्कुल खत्म ही कर दिया, केवल आदमियों को ही वोट देने का राइट था। तो वुमेन्स क्या बन गई? केवल वुमेन टू द स्टेटस ऑफ ए माइनर, उनको नीचा समझा जाने लगा, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स, और वो फादर्स और हस्बैंड्स की प्रॉपर्टी अथॉरिटी, उनकी ही अथॉरिटी में केवल वो बच गई, रह गई। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. यानी कि पूरी 19th और 20th सेंचुरी में जो महिलाएं थी, जो नॉन प्रॉपर्टी वाले जो आदमी थे, इन लोगों ने लगातार विरोध किए, लगातार प्रदर्शन किया कि भाई हमें भी वोट देने का राइट दो। देश तो बना दिया आपने, लेकिन वोट देने का राइट तो दिया ही नहीं सबको, फिर फायदा क्या है? तो इन द इकोनॉमिक स्फीयर, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. इकोनॉमिक स्फीयर में जो लिबरलिज्म जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट्स के पास फ्रीडम है, वो अपने हिसाब से चीजें बना सकती हैं, बेच सकती हैं, एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, और राज्य जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, उसको खत्म कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, कि भाई राज्य के हिसाब से मार्केट नहीं चलेगी, इकोनॉमी नहीं चलेगी, इकोनॉमी मार्केट के हिसाब से चलेगी। ये लिबरलिज्म है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में। ड्यूरिंग द 19th century दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। तो 19th century में जो इमर्जिंग मिडिल क्लास थी, जो नई नई मिडिल क्लास बन रही थी, उनकी ये डिमांड थी, बहुत भारी डिमांड थी। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century। जैसे जर्मन स्पीकिंग जो रीजन्स थे उनका एग्जांपल लेते हैं। Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states। यानी कि जो जर्मन स्पीकिंग जो लोग थे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century, 19th century के पहले हाफ में, तो जो जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थे
नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस प्रिंसिपैलिटीज ऑफ अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। यानी जहां पे नेपोलियन ने कब्जा किया था वहां पे 39 राज्यों को मिलाकर के कॉन्फेडरेशन बनाया गया। ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इन इट्स करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स। हर एक के पास अपने अपने करेंसी थी, अपने अपने वेट्स थे। वेट्स मतलब जिसके ऊपर जिससे तौला जाता है, वे किया जाता है, नापा जाता है, एंड मेजर्स नापने की जो चीजें होती हैं अलग अलग, वो सबके पास अपने अलग अलग थे। अब मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833, तो उससे बहुत प्रॉब्लम भी होती थी। जैसे मान लीजिए 39 राज्य हैं, उनकी एक कॉन्फेडरेशन है, उनका एक ग्रुप है 39 राज्यों का, और हर एक राज्य का जो स्केल है वो अलग है। कि मान लीजिए जैसे 1 लीटर है, तो 1 लीटर में एक राज्य में तो आता है 800 ml, एक राज्य में आता है 700 ml, एक राज्य में आता है 500 ml, एक राज्य में आता है 1.5 ml, 1.5 लीटर। ठीक है, तो हर एक राज्य में जो वेइंग है, जो वेट्स हैं, मेजर्स हैं, करेंसी है, सबके अलग अलग है। तो एक व्यापारी है, मान लीजिए मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 कि 1833 में एक व्यापारी है जो ट्रेवल कर रहा है, कहां से? फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग। वो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा है मान लो। टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम्स बैरियर्स। तो अगर उसको हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना है अपने कोई सामान बेचने के लिए, तो बीच में उसको 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ेगा। 11 कस्टम बैरियर्स, यानी बीच बीच में उसको रुकना पड़ेगा, अपनी करेंसी चेंज करानी पड़ेगी, उस चीज को दोबारा वे करना पड़ेगा, उसको दोबारा तौलना पड़ेगा उस नए राज्य के हिसाब से, फिर रुकना पड़ेगा, फिर करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। तो 11 कस्टम बैरियर पे वो रुकेगा। एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। और हर एक पर जाकर के, यानी हर एक कस्टम बैरियर पर उसको 5% की कस्टम ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। तो कितना नुकसान है भाई। इतनी अलग अलग तरीके की अगर आप करेंसी रखोगे, हर एक राज्य में अलग अलग तरीके की वेट्स रखोगे, मेजर्स रखोगे, तो बहुत प्रॉब्लम होगी किसी भी व्यापारी को। तो इसलिए एक सिमिलैरिटी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ड्यूटीज वर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। कई बार जो ये कस्टम ड्यूटी लगती थी वो जो गुड्स वो व्यापार करते थे उसके वेट के ऊपर डिपेंड करती थी। अगर ज्यादा हैवी गुड्स है तो ज्यादा ड्यूटी लगेगी, कम हैवी है तो कम ड्यूटी लगेगी। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। हर एक सिस्टम के पास, हर एक रीजन के पास अपना अपना वेट्स का और मेजर्स का सिस्टम था। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, तो जिसकी वजह से समय भी बहुत ज्यादा बर्बाद होता था। दिस द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि कपड़ा नापने के लिए एक यूनिट है, मान लीजिए एल या एलई। फॉर एग्जाम्पल वॉज द एलई विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। तो एक एलई जो है उसकी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लेंथ है। An alley of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। यानी अगर आप फ्रैंकफर्ट में एक एली जो है कपड़ा खरीदते हो तो आपको 54.7 सेंटीमीटर मिलेगा। आप मेंस में खरीदते हो तो 55.1 सेंटीमीटर, आप न्यूरेमबर्ग में खरीदते हो तो 65.6 सेंटीमीटर, और आप फ्रीबर्ग में खरीदते हो तो 53.5 सेंटीमीटर। ये सारे जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स हैं। तो 39 राज्यों का एक कॉन्फेडरेशन था जहां पे अलग अलग राज्य में अलग अलग सिस्टम था इकोनॉमी का। ठीक है, सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस। तो ये जो कंडीशन थी ये एक तरीके से ऑब्स्टिकल थी, ये बाधा थी। भाई नई जो कमर्शियल क्लास है, नई जो मिडिल क्लास है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी इस तरीके से व्यापार करने में। हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। तो वो लोग ये डिमांड कर रहे थे कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए, एक ही करेंसी होनी चाहिए, ठीक है, एक ही तरह का वेइंग मेजर होना चाहिए, ताकि हमें जो है व्यापार करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आप देखोगे अभी पूरे यूरोप में ना एक ही करेंसी है, यूरो, वो चलती है। सबकी अपनी अपनी करेंसी भी है, लेकिन एक करेंसी सबकी कॉमन है, यूरो। तो व्यापार करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। यूरोप में बहुत बढ़िया तरीके से व्यापार होता है। In 1834, a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. तो इन 1834 में यूरोप में एक बहुत बड़ा किंगडम था पहले, प्रूशिया। इसको रशिया में समझना, ये प्रशिया है, प्रशिया ही बोलते हैं, प्रूशिया ही बोलते हैं। तो प्रशिया नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था, किंगडम था प्रशिया। तो प्रशिया ने एक इनिशिएटिव लिया, जोल्वेरेन, एक कस्टम यूनियन बनाया जोल्वेरेन। किसने बनाया? प्रशिया ने। और बाद में इसको बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने बाद में इसको ज्वाइन किया। इसने क्या किया, जोल्वेरेन ने, यूनियन ने क्या किया?
द यूनियन abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। यानी कि इस यूनियन ने, इस ज़ोल्वरिन ने जितने भी टैरिफ लगे हुए थे, जितने भी कस्टम ड्यूटीज बीच बीच में लगी हुई थी, उनको खत्म कर दिया, उनको अबॉलिश कर दिया, और बहुत सारी जो करेंसीज थी, 30 से भी ज्यादा करेंसीज थी, उनको केवल 2 पे ला दिया। केवल 2 करेंसी यूरोप के अंदर वो चल रही है बस। तो ट्रेड बहुत आसान हो गया, तो व्यापार करना बहुत आसान हो गया। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, यानी कि रेलवे भी आ गई, तो जिसकी वजह से मोबिलिटी भी आसान हो गई, आना जाना आसान हो गया। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, और उसी का कारण था कि बाद में नेशनल यूनिफिकेशन का जो आइडिया था वो और ज्यादा ग्रो हुआ। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। तो जैसे जैसे इकोनॉमी बेटर हुई, वैसे वैसे वहां पे नेशनलिज्म जो है वो भी साथ में ग्रो हुआ, राष्ट्रवाद का भी उदय हुआ। ठीक है, चलिए, तो उसी का ज़ोल्वरिन का एग्जांपल इन्होंने यहां पे भी दिया हुआ है 1834 में। आगे बढ़ते हैं। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अच्छा जी, 1815 के बाद क्या हुआ? पहली बात तो 1815 में क्या हुआ, फिर 1815 के बाद क्या हुआ। ठीक है, एक मिनट। तो अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता क्या है? कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है पुरानी सोच। सिंपल भाषा में कहूं तो पुरानी सोच। जो पुरानी सोच के लोग होते हैं उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव लोग, जो चेंज नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है वैसा ही चलता रहे। ठीक है, रेडिकल होते हैं, रिवोल्यूशनरी होते हैं, जो चेंज चाहते हैं लेकिन अचानक चेंज चाहते हैं कि सडनली आना चाहिए चेंज। लिबरल होते हैं जो चेंज चाहते हैं लेकिन धीरे धीरे, फ्रीडम के साथ, कोई क्रांति नहीं चाहते वो। लेकिन कंजर्वेटिव लोग होते हैं जो चेंज नहीं चाहते, जो सिस्टम पहले से चला आ रहा है उसी को वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो 1815 के बाद एक नया कंजर्वेटिज्म जो है यूरोप में शुरू हुआ। कैसे, क्या है ये, क्या हुआ ऐसा 1815 में? तो 1815 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, नेपोलियन की हार हो जाती है। यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 1789 के बाद जब नेपोलियन आया, नेपोलियन ने फ्रांस के आसपास के जो राज्य थे उनको जीतना शुरू किया, लेकिन अल्टीमेटली नेपोलियन की हार हो जाती है। तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यानी कि जैसे ही नेपोलियन की हार होती है 1815 में, तो यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वापस से कंजर्वेटिव होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि नेपोलियन ने काफी सारी चीजों जो है वो बेटर कर दी थी। राजाओं का शासन खत्म कर दिया था, लेकिन वो साथ में थोड़ी सी डिक्टेटरशिप भी ले आया था। ठीक है, राजाओं का शासन कर दिया खत्म, लेकिन डिक्टेटरशिप आ गई थोड़ी सी, लेकिन कुछ चीजें ठीक भी कर दी थी उसने। लेकिन जैसे ही उसकी हार होती है तो वापस से कंजर्वेटिज्म शुरू हो जाता है, वापस से जो मोनार्की थी वो इस्टेब्लिश होनी शुरू हो जाती है। राजा जो जितने भी राजाशाही थे वो वापस से अपना एम्पायर बनाना शुरू कर देते हैं। तो कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो एक जो एस्टैब्लिश चीज है उसमें बिलीव करते हैं कि जो है वैसा रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। लाइक द मोनार्की, वो चाहते हैं कि मोनार्की रहे, वो चाहते हैं कि चर्च जो है यानी कि रिलीजन जो है उसका बोलबाला रहे। सोशल हायरार्की होनी चाहिए कि भाई ये ऊपर है, ये नीचे है, ये उससे नीचे है, ये हायरार्की होनी बहुत जरूरी है, पदक्रम होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, और जो प्रॉपर्टी है, जो फैमिली है, वो प्रिजर्व रहनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो कंजर्वेटिव लोग ऐसे हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं, वो कंजर्वेटिव लोग हैं। यूरोप की बात कर रहे हैं। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। ज्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि जो सोसाइटी है वो प्री रिवोल्यूशनरी डेज में चली जाए, यानी रिवोल्यूशन से जो पहले समाज था वैसी हो जाए, वैसे नहीं चाहते थे, कुछ अलग चाहते थे। रादर वो क्या चाहते थे, दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। वो चाहते थे कि नेपोलियन ने जो कुछ चेंजेस करे ना, वो चेंजेस तो ठीक है, लेकिन साथ में उनके मोनार्की भी होनी चाहिए। यानी वैसी मोनार्की नहीं चाहते थे कि भाई जो रिवॉल्यूशन से पहले मोनार्की थी फ्रांस में, वैसी मोनार्की नहीं चाहते थे कि बिल्कुल राजा के ही कंट्रोल में सब कुछ है और राजा ही सब कुछ चीजें अपने हिसाब से कर रहा है और इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। वो चाहते थे कि नेपोलियन ने जो ये इकोनॉमिक चेंजेस कर दिए हैं, थोड़े बहुत जो बेटर कर दिया है सोसाइटी को, वो तो रहे, वो तो सुधार वो चाहते थे, लेकिन मोनार्की के साथ। तो rather they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy।
वो सोचते थे कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो मोनार्की के साथ रहे, मोनार्की को सपोर्ट करे। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो मोनार्की है वो और स्ट्रॉन्ग होगी, तो मॉडर्नाइजेशन के साथ में मोनार्की को चाहते थे। ठीक। अ मॉडर्न आर्मी, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of यूरोप। तो इस लाइन को हाईलाइट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो लोग, जो कंजर्वेटिव लोग थे 1815 के बाद, वो ये सोचते थे कि जो मॉडर्न आर्मी है, जो बढ़िया ब्यूरोक्रेसी है, जो बढ़िया अच्छी इकोनॉमी है, और जो फ्यूडलिज्म और सर्फडम खत्म हो रहा है, इसकी वजह से मोनार्की जो है वो और ज़्यादा बेटर रहेगी यूरोप के अंदर, और ज़्यादा ऑटोक्रेटिक मोनार्की रहेगी। मोनार्की जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करके रखेगी। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, 1815 में जो यूरोपियन पावर्स, जो बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स थी वो कौन कौन थी, यानी जब नेपोलियन की हार हुई उस समय यूरोप में जो बड़ी बड़ी पावर्स थी वो कौन कौन थी, तो जैसे ब्रिटेन था, जैसे रशिया था, यूरोप में बड़ी पावर थी, जैसे प्रशिया है, जैसे ऑस्ट्रिया है, ये बड़ी पावर्स थी यूरोप की 1815 में। हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जिन्होंने मिल करके नेपोलियन को हराया था, यानी सारे एक हो गए थे नेपोलियन को हराने के लिए, इन सब ने मिलकर नेपोलियन को हराया। मेट एट वियना, ये सारे लोग यानी ये ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये सब लोग वियना में मिलते हैं, एक होते हैं। टू ड्रॉप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, ताकि यूरोप के लिए एक सेटलमेंट किया जा सके, एक तरीके की आपस में मिल करके एक समझौता किया जा सके कि आगे हम यूरोप को कैसे चलाएंगे, कि नेपोलियन तो हरा दिया हमने, नेपोलियन को तो भगा दिया ऐसे, अब हमें यूरोप को कैसे संभालना है, तो उसके लिए उन्होंने एक सेटलमेंट किया। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो वहां पे जो मीटिंग हुई वियना में, वो किसने करी, वो किसने होस्ट करी, किसने बुलाई थी वो मीटिंग, तो इस नाम को याद रखना, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। यानी उस समय जो ऑस्ट्रिया एम्पायर था उसमें जो चांसलर था, यानी एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर मान लो आप, कि ऑस्ट्रियन एम्पायर का जो प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक, उसने वो पूरी मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करी थी। कहां पे? वियना। वियना कहां पर है? ऑस्ट्रिया में। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना, तो वहां पे ट्रीटी ऑफ वियना जो है वो साइन करी जाती है 1815 में, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स, जिसमें नेपोलियनिक वॉर्स के समय पर जो चेंजेस आए थे उनमें से काफी सारे चेंजेस को चेंज नहीं किया जाता, नहीं बदला जाता है, लेकिन साथ में मोनार्की को लाद दिया जाता है बस। द बर्बन डायनेस्टी which had been deposed during the French Revolution was restored to power। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था तो जो बर्बन डायनेस्टी खत्म कर दी गई थी, भाई फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ तो वहां पे जो राजा थे लुई वगैरह वो बर्बन डायनेस्टी से थे, तो बर्बन डायनेस्टी खत्म कर दी थी। तो नेपोलियन के हराने के बाद, नेपोलियन को वहां से भगाने के बाद वापस से वहां पे बर्बन डायनेस्टी फ्रांस में आ जाती है। was restored to power and France lost the territories it had annexed under नेपोलियन। और जो नेपोलियन ने जो जो टेरिटरीज जीती थी वो सारी टेरिटरीज फ्री हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, फ्रांस से वो छीन ली जाती हैं। यानी आप ऐसे समझो कि फ्रांस की एक तरीके से बहुत भारी बेइज्जती हुई है वियना के अंदर, नेपोलियन की बहुत भारी बेइज्जती हुई है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया वहां के लोगों ने, नेपोलियन आया बाद में, नेपोलियन ने बहुत सुधार भी किए, नेपोलियन ने जो फ्रांस के आसपास की टेरिटरी वो जीती भी, लेकिन नेपोलियन की हार के बाद इन सारे देशों ने मिलकर के, इन सारे एम्पायर्स ने मिलकर के एक ट्रीटी ऑफ वियना करी और इसमें डिसाइड किया गया कि फ्रांस में फिर से हम वही पुरानी डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर देंगे, बर्बन डायनेस्टी, और नेपोलियन ने जो जो टेरिटरी जीती थी उससे फ्रांस से हम छीन लेंगे। तो ऐसा हुआ। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। यानी फ्रांस की बाउंड्री पे ऐसे कुछ स्टेट्स बनाए गए जो फ्रांस के एक्सपेंशन को बाद में रोके, कि फ्रांस कहीं फ्यूचर में और दोबारा एक्सपेंड ना करे, रोकने के लिए ऐसे कुछ स्टेट्स बनाए गए। दस द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स, जैसे द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड, जैसे नेदरलैंड है, विच इंक्लूडेड बेल्जियम, वॉज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जिनोवा वॉज एडेड टू पीडमोंट इन द साउथ। जैसे नेदरलैंड बनाया गया नॉर्थ में, जैसे साउथ में बनाया गया जिनोवा, उसको पीडमोंट में ऐड किया गया। प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, प्रशिया को भी काफी सारी नई नई टेरिटरीज मिल गई फ्रांस से। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिल गया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। लेकिन जो जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया गया था 39 स्टेट्स का,
किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। उनको टच नहीं किया, उनको वैसे ही रहने दिया। जो 39 राज्य थे जर्मन राज्य थे, 39 राज्य जिनका कॉन्फेडरेशन बनाया गया था, उनको कोई किसी ने टच नहीं किया, उनको वैसा का वैसा छोड़ दिया। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सेक्सोनी। ईस्ट की बात करें तो रशिया को पोलैंड का हिस्सा मिल गया और प्रशिया को सेक्सोनी का हिस्सा मिल गया। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। तो इसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि नेपोलियन ने जो मोनार्कीज खत्म करी थी, उन मोनार्कीज को दोबारा से एस्टेब्लिश करना है और वापस से यूरोप में कंजर्वेटिव ऑर्डर एस्टेब्लिश करना है। कंजर्वेटिव रेजिम्स सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, यानी 1815 में जो एक कंजर्वेटिव रेजिम्स आई, ये जो नई नई मोनार्कीज दोबारा आई, ये कैसी थी? ये ऑटोक्रेटिक थी, ये तानाशाही टाइप की थी। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, इनको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं था, कोई इनकी आलोचना करे, कोई इनकी बुराई करे, इनको पसंद नहीं था। एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, यानी कोई भी अगर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को चैलेंज करता था, क्वेश्चन करता था, तो वो चीज इनको पसंद नहीं आती थी। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, इन्होंने न्यूज़पेपर्स के ऊपर सेंसरशिप लगानी शुरू कर दी, रोकथाम लगानी शुरू कर दी कि कोई भी हमारे बारे में गलत नहीं छापेगा। बुक्स के ऊपर, नाटकों के ऊपर, गानों के ऊपर, एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय पर जो लिबर्टी और जो फ्रीडम के जो आइडियाज एक्सपेंड हो रहे थे, उनको भी इन्होंने खत्म कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, ये जो इमेज है इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये इमेज किस चीज की है? द क्लब ऑफ थिंकर्स एनोनिमस कैरिकेचर डेटिंग टू 1820, द plaque on the left bears the inscription, the most important questions of today's meeting, how long will thinking be allowed to us? The board on the right lists the rules of the club, which include the following: silence is the first commandment of this learned society। यानी कि यहाँ पे वही सारे कंजर्वेटिव लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं कि भाई हमें किस तरीके से जो है फ्रीडम खत्म करनी है, लोगों की वापस से मोनार्की एस्टेब्लिश करनी है। तो उसी का एक तरीके से कार्टून बनाया गया था। आगे चलें तो द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स, लेकिन लोगों के दिमाग में तो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। भाई जो नई नई मोनार्कीज दोबारा आई नेपोलियन के हारने के बाद, उन्होंने अपना सिस्टम तो बना दिया पूरा का पूरा कि फिर से मोनार्की एस्टेब्लिश कर दी, सारी चीजें कर दी, लेकिन लोगों के दिमाग में तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना। भी वो आइडियाज जो नेपोलियन के समय पर आए, वो आइडियाज जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय पर आए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो तो लोगों के दिमाग में है। One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press। तो धीरे धीरे फिर से जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन्होंने फिर से आवाज उठानी शुरू कर दी और उन्होंने जो प्रेस, फ्रीडम ऑफ द प्रेस को जो खत्म किया नई नई मोनार्कीज ने, कंजर्वेटिव ऑर्डर ने, उसको चैलेंज करना शुरू किया। ठीक है, अब आ जाते हैं द रिवोल्यूशनरीज। रिवोल्यूशनरी कौन होते हैं और इनका क्या काम है? रिवोल्यूशनरी क्या करते हैं? ठीक है, समझते हैं इसको। रिवोल्यूशनरी को हिंदी में कहा जाता है बेटा क्रांतिकारी। रिवोल्यूशनरी होते हैं क्रांतिकारी। क्रांतिकारी मतलब होता है जो सडन चेंज चाहता है, जो चाहता है कि भाई अभी के अभी ये सोसाइटी बदल जाए, तो वो रिवोल्यूशनरी है। जैसे भारत में अगर बात करें तो भगत सिंह हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद हैं, ये लोग रिवोल्यूशनरी हैं जो चेंज चाहते हैं और एकदम चेंज चाहते हैं। ठीक है, तुरंत होना चाहिए चेंज, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे काम करेंगे बाद में आज़ादी मिल जाएगी, नहीं, इनको तुरंत चाहिए चेंज। तो ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। अब 1815 में भाई जब तक नेपोलियन था, नेपोलियन जब मोनार्कीज खत्म कर रहा था, तो लोग बहुत मोटिवेटेड थे, लिबरल नेशनलिस्ट बहुत मोटिवेटेड थे कि भाई हमें तो अपना अपना नेशन बनाना है, ये करना है, वो करना है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज थे वो पॉपुलर हो रहे थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लेकिन जब वापस से कंजर्वेटिव जो ऑर्डर है वो इस्टेब्लिश हो गया, तो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो सब अंडरग्राउंड हो गए, वो सब छिप गए कहीं, क्योंकि मोनार्की ने उनको पकड़ लिया, राजा ने उनको पकड़ लिया तो मार देगा उनको।
secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. अब जब वो अंडरग्राउंड हो गए तो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनानी शुरू कर दी। सीक्रेट सोसाइटी होती है जो छुप के काम करती है, जो पब्लिकली काम नहीं करती है, जो सरकार से, जो राजा से बचती है, उसको बोलते हैं सीक्रेट सोसाइटी। तो सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई जो कई सारे रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन कर रहे थे, उन अपने आइडियाज जो थे उनको स्प्रेड कर रहे थे। तो टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्किकल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस। तो इस समय पर रिवोल्यूशनरी होने का मतलब है कि जो राजाशाही फिर से स्टैब्लिश हो गई है, जो मोनार्की फिर से स्टैब्लिश हो गई है ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, उसको अपोज करना कि भाई मोनार्की खत्म करना है हमको सबसे पहले। तो इस समय जो रिवोल्यूशनरी थे उनका जो आइडिया था वो क्या था, उनकी सोच क्या थी कि हमें मोनार्की खत्म करनी है जो वापस से आ गई है मोनार्की, ठीक है। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और आजादी के लिए, फ्रीडम के लिए हमको लड़ना है। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो ज्यादातर जो रिवोल्यूशनरी थे उनको ये लगता था कि हमें मोनार्की को भी अपोज करना है, हमें अपनी आजादी के लिए भी लड़ना है, और हमें अपने नेशन स्टेट भी बनाने हैं, हमें अपना देश भी बनाना है। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गिसेपी मैजिनी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, कि इन सारे रिवोल्यूशनरी में एक रिवोल्यूशनरी था, कौन? मैजिनी, गिसेपी मैजिनी। कहां का है? इटली का रिवोल्यूशनरी है। बॉर्न इन जिनोवा इन 1805, जिनोवा में इसका जन्म होता है 1805 में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, ये कार्बोनरी के एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन जाता है। एज अ यंग मैन ऑफ 26, जब ये 26 साल का था, ही वाज सेंट इनटू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिगुरिया। तो लिगुरिया नाम की जगह पर ये रिवोल्यूशन कर रहा था, क्रांति कर रहा था, तो इसको जो है एक्साइल में भेज दिया जाता है। यानी एक्साइल मतलब होता है देश निकाला, कि इसको देश से बाहर निकाल दिया जाता है 1831 में। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज, इसने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई। पहली यंग इटली इन मर्सिलीज में एक बनाई यंग इटली। इनको हाईलाइट कर लेना कि मैजिनी ने कौन कौन सी सीक्रेट सोसाइटी बनाई। तो पहली यंग इटली मर्सिलीज में, एंड देन यंग यूरोप इन बर्न, और यंग यूरोप कहां बनाई? बर्न में। whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states। जिसमें जो लोग थे वो कहां से बिलोंग करते थे? कोई पोलैंड से है, कोई फ्रांस से है, कोई इटली से है, कोई जर्मन स्टेट से है। वहां के लोग वहां पे इसमें उस सीक्रेट सोसाइटी में आते थे। मैजिनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मैजिनी को लगता था कि जो भगवान है वो खुद चाहते हैं कि जो नेशन स्टेट्स है वो बनने चाहिए मानवता के लिए। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। तो इटली जो है, क्योंकि इटली का था मैजिनी, तो ये चाहता था कि इटली जो है, ये जो छोटे छोटे राज्यों को मिला करके बना रखा है हमने, ये नहीं होना चाहिए। इटली एक देश बनना चाहिए, इटली को एक देश बनाना है। तो ये इसका सपना था मैजिनी का। तो इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन ए वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। तो ये चाहता था कि इटली जो है एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बने, एक रिपब्लिक बने, पूरा एक देश बने जिसमें छोटे छोटे राज्य हों, ऐसा देश बने। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और ये यूनिफिकेशन तभी होगा, ये इटली का एकीकरण तभी होगा जब लिबर्टी मिलेगी, जब आजादी मिलेगी। फॉलोइंग इज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी। यानी मैजिनी को फॉलो करने के बाद कई लोगों ने जर्मनी में भी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, फ्रांस में बनाई, स्विट्जरलैंड में बनाई और पोलैंड में बनाई। मैजिनीज रिलेंटलेस ऑपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। तो मैजिनी का जो ऑरा था, आपको ऑरा वर्ड समझ में आएगा, मैजिनी का जो ऑरा था, इससे जो है वहां की जो मोनार्कीज थी, यूरोप की जो मोनार्कीज थी, जो कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, वो डरती थी कि जो मैजिनी है ये बहुत तगड़ा रिवोल्यूशनरी है, ये अपने आइडियाज इतने अच्छे तरीके से स्प्रेड करता है कि लोग इसकी बातों में आ जाते हैं और लोग आज़ादी मांगना शुरू कर देते हैं। हमारी मोनार्की खत्म हो जाएगी, हमारा कंजर्वेटिव ऑर्डर खत्म हो जाएगा, जिस तरीके से मैजिनी रिवोल्यूशन करता है। तो मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। तो मैटरनिक ने क्या कहा उसको कि जो ये मैजिनी है ये हमारे सोशल ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। द मोस्ट डेंजरस एनिमी, सबसे खतरनाक दुश्मन है। किस चीज के लिए? हमारे सोशल ऑर्डर के लिए। हमारा सोशल ऑर्डर मतलब हमारी मोनार्की के लिए, क्योंकि मैटरनिक ही था वो जिसने ट्रीटी ऑफ वियना होस्ट करी थी वियना में, जिसमें ऑस्ट्रिया भी आया था, जिसमें रशिया भी आया था, ब्रिटेन भी आया था, ये सब आए थे और वापस से मोनार्की एस्टेब्लिश कर दी थी।
तो इसने मैजिनी को क्या कहा? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ठीक है, जैसे इसमें फोटो में दिया रखा है, गैसिबी मैजिनी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न इन 1833। ये मैजिनी है और ये यहाँ पे एक सोसाइटी बनाई है, यंग यूरोप सीक्रेट सोसाइटी। इसके बाद आते हैं द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 से लेकर के 1848 तक, कि जो रिवोल्यूशंस हुए 1830 से लेकर के 1848 तक, जैसे मैजिनी ने किए, जैसे और भी बहुत लोग थे जो रिवोल्यूशन कर रहे थे इस समय पर। किसके खिलाफ? मोनार्की के खिलाफ। किसके खिलाफ? कंजर्वेटिव ऑर्डर के खिलाफ। ठीक है, जो किसके बाद स्टैब्लिश हुआ था मोनार्की, किसके बाद कंजर्वेटिव ऑर्डर स्टैब्लिश हुआ दोबारा? 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, जिसमें नेपोलियन हार गया था। यानी नेपोलियन की हार हुई, उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ वियना हुई, जिसके बाद फिर से मोनार्कीज आ गई, और जब मोनार्कीज आ गई तो फिर से रिवोल्यूशनरीज ने मोनार्की के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई करनी शुरू कर दी। तो इस बीच कौन कौन से रेवोल्यूशंस हुए उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए आज यहीं तक रखते हैं क्लास को, और इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से शुरू करेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1848। ठीक है भाई, तो क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त मित्र पढ़ाई कर रहे हैं, इस कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, 9th की 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि ये चीज़ें अभी यूट्यूब पर आ रही हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और आप खुद भी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।